बच्चों, छायावाद तक हम आपसे चर्चा कर चुके हैं। पिछले वीडियो में हम लोग छायावाद तक पहुंच चुके हैं। छायावाद का उद्भव कैसे हुआ, उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं और प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं क्या थी, इस बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। आज उसके आगे अगले स्टेप पर हम पहुंचते हैं। तो ये अगला काल जो हमारा है वो है प्रगतिवाद। अगला है प्रगतिवाद। बच्चों, जैसा कि हम पहले ही इसका समय निर्धारण कर चुके हैं, सबके अलग अलग समय हम आपको दिखा चुके हैं। तो अब देखते हैं कि प्रगतिवाद की समय सीमा है क्या। उसको हम साथ में लिखते चलते हैं आगे ब्रैकेट में। सन 1936 ईस्वी से लेकर सन 1943 ईस्वी तक का जो समय है, ये है साहित्य जगत में प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। विशेष करके हिंदी साहित्य की बात हम कर रहे हैं। तो बच्चों, ये प्रगतिवाद है क्या, इसका उद्भव कैसे हुआ, इसका जन्म कैसे हुआ। तो हम जानते हैं कि अपनी पूर्ववर्ती जो विचारधारा होती है वो किसी न किसी रूप में जब परिवर्तन का रूप लेती है, जब वो बदलती है, तो उस वर्तमान विचारधारा में कुछ ऐसी खामियां लोगों को दृष्टिगत होती हैं, कुछ कमियां नजर आती हैं, जिनकी प्रतिक्रिया में एक नई विचारधारा का उदय होता है। ठीक यही बात छायावाद के साथ हुई। छायावाद अपने समय में भले ही वो बहुत सुंदर रोचक रहा हो, साहित्य जगत में उसने बड़ा नाम कमाया हो, लेकिन आगे चल करके उसकी कुछ कमियां ही उसके प्रति विद्रोह कर बैठी। और ये कमियां क्या थी? अगर पहली कमी हम उसकी देखें तो ये है व्यक्तिवादिता। छायावादी काव्य व्यक्ति परक था। उसमें व्यक्ति केवल अपने अंतर्मन की सूक्ष्म भावनाओं का चित्रण करता चलता था। समाज की चेतना से उसका कोई विशेष सरोकार नहीं था। तो यूं कहिए कि आगे चल करके एक सामाजिक चेतना का उदय होने लगा, और वही सामाजिक चेतना जो आगे आई वो प्रगतिवाद के रूप में आई। अगर हम इसका एक दूसरे तथ्य पर विचार करें तो दूसरा तथ्य इसका यह है बच्चों कि इस समय तक संसार में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका था। समाज के अधिकांश देशों में आप जानते हैं कि यूरोपीय लोगों का उपनिवेश स्थापित हो चुका था, और धीरे धीरे उपनिवेश के चलते लोग किस तरह से जनता का वहां शोषण कर रहे थे, इससे सभी जनता कह सकते हैं, पूरी जनता, पूरे विश्व की जनता एक तरह से पीड़ित हो चली थी। अब उनके पास एक यही रास्ता था कि किस तरह से हम इनसे मुक्ति प्राप्त करें, क्योंकि यह जो प्रवृत्तियां थी, ये जो कह सकते हैं यूरोपीय शक्तियां विभिन्न देशों में जो अपना कार्य कर रही थी, कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि उत्पादन के समस्त संसाधनों पर उनका अधिकार हो चुका था। परिणामतः उनका एक वर्ग बन गया था, पूंजीवादियों का वर्ग। पूंजीवादी व्यवस्था में आम जनता किस तरह से पीड़ित थी, किस तरह से निराश और हताश थी, उसी आम जनता को, आम जनमानस को वाणी देने के लिए कार्ल मार्क्स ने जो बहुत पहले अपना विचार दिया था दास कैपिटल पुस्तक में, वही विचारधारा आगे चल करके मार्क्सवादी विचारधारा कहलाई। और इसी मार्क्सवादी राजनैतिक विचारधारा का जो साहित्यिक रूप हमें देखने को मिलता है वो प्रगतिवाद है। ये प्रगतिवाद क्या है?
प्रगतिवाद वास्तव में एक ऐसा वाद है जो समाज की समता में विश्वास करता है, समाज में एक तरह से साम्यवाद की स्थापना करना चाहता है। इसमें पूंजीपतियों के प्रति रोष दिखाई देता है। समाज में केवल दो ही वर्ग उस समय थे, एक पूंजीपतियों का, मिल मालिकों का, शोषण करने वालों का, और दूसरा था उन मिलों में काम करने वाले किसान, मजदूर और शोषित वर्ग का। ये शोषक बहुत सस्ते दामों पर लोगों से काम करवाते थे, अधिक घंटे काम कराते थे, नियत समय से अधिक कार्य कराते थे और उसके प्रतिस्वरूप उन्हें मूल्य भी कम दिया जाता था, या यूं कहिए कि कम मजदूरी पर उनसे काम लिया जाता था। तो अधिकांश जो लाभांश होता था वो पूंजीपतियों का होता था, मिल मालिकों का होता था, और एक तरह से आम जनता, जिसे हम सर्वहारा वर्ग कह सकते हैं, जैसे नाम से ही जानते हैं सर्वहारा वर्ग का मतलब होता है जो सबसे हार गया हो, सामंतों से, शोषितों, पूंजीपतियों से जो हार चुका हो, वही वर्ग सर्वहारा वर्ग कहलाता है। तो इस सर्वहारा वर्ग के लोगों की भावनाओं को अभिव्यक्ति देने के लिए इस प्रगतिवाद का उदय हुआ। इस संबंध में बहुत पहले पेरिस में सन 1935 में एक आंदोलन चला था, राइटर्स प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, इस नाम से एक सम्मेलन हुआ था सन 1935 में। उसमें अपने यहाँ के भी दो लोग थे, उस सम्मेलन में भाग लिए थे, और ये थे मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर जी। ये जब भारत लौटे तो भारत में भी उसी के तर्ज पर प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की, और इसका सबसे पहला सम्मेलन भारत में सन 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाले हमारे प्रसिद्ध साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी थे। मुंशी प्रेमचंद जी ने इस पहले सम्मेलन की अध्यक्षता की। बच्चों, इस बात को आप लोग नोट कर लेंगे, ध्यान रखेंगे कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारत में सन 1936 ईस्वी में हुई थी, और इसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद जी ने की थी। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो तभी से इसको हम कह सकते हैं कि 1936 ईस्वी में जब से प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई, ये प्रगतिवादी युग की शुरुआत हम मान सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि इसकी क्या विभिन्न प्रवृत्तियां हैं, कौन कौन सी प्रवृत्तियां हैं इसमें, तो उस पर हम विचार कर लेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रगतिवादी काव्य की, प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां। तो अब यहां हम देखेंगे कि ये प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली चीज जो हम इसमें देखते हैं वो ये है सामाजिक यथार्थ का चित्रण। सबसे पहली बात इसमें हम देखेंगे सामाजिक यथार्थ का चित्रण। इसका मतलब होता है कि इस युग में समाज का जो भी स्वरूप था उसका जैसे का तैसा चित्रण किया गया था, यही है सामाजिक यथार्थ का चित्रण। कविता में अब अंतर्मन की गुत्थियों के बजाय पूरे समाज को लेकर के काव्य चल रहा था। इसको हम कह सकते हैं कि छायावाद की जो व्यक्तिगत दृष्टिकोण था उसकी प्रतिक्रिया हुई। अब काव्य व्यक्तिगत ना होकर के वो सामाजिक हो गया, और समाज की उन बातों को लेकर चल रहा था जो वास्तव में आम जन के सामने घटित होती थी। दूसरी बात अगर हम देखना चाहें तो वो होता है शोषक वर्ग के प्रति घृणा। शोषक
वर्ग के प्रति घृणा। ये जो काव्य था प्रगतिवादी, इसमें जितने भी पूंजीपति, सामंत और आमजन का शोषण करने वाले लोग थे, उनके प्रति आम जन की ओर से घृणा की गई। साहित्यकारों ने, लेखकों ने उनका घोर विरोध किया और उन्हें घृणा की दृष्टि से देखना प्रारंभ किया कि यह इनका अमानवीय कृत्य है। और दूसरी चीज अगर हम अगली देखना चाहें तो शोषित, पीड़ित किसान, मजदूरों के प्रति सहानुभूति दिखाने का प्रयास किया इस काल की कविता ने। शोषित कह सकते हैं, शोषितों, पीड़ितों एवं किसान मजदूरों के प्रति, किसान मजदूरों के प्रति सहानुभूति कह सकते हैं आप। इसका तात्पर्य आप समझ रहे होंगे कि उस समय जो लोग सताए जाते थे पूंजीपतियों के द्वारा, जिनको कष्ट दिया जाता था, जिनसे बिना पैसे काम करवाया जाता था, ऐसे किसान, मजदूर तमाम लोग थे जो अपने परिश्रम का, अपने श्रम का पूरा पूरा मूल्य नहीं पाते थे। तो इन सब के प्रति यह प्रगतिवादी काव्य सहानुभूति रखता था, सब इनको संबल देने का प्रयास करते थे। और अगली बात अगर देखें तो पूंजीपतियों के प्रति विद्रोह का स्वर भी दिखाई देता था। पूंजीपतियों के प्रति, पतियों के प्रति विद्रोह की भावना, विद्रोह की भावना। बच्चों, यह भावना वास्तव में हम कह सकते हैं कि मार्क्सवाद की यही भावना है जो वास्तव में विद्रोह करती थी। कहने का तात्पर्य हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो मार्क्स था उसका मानना यह था कि हमें अपना अधिकार मांगने से नहीं मिलने वाला, अतः हमें अधिकार छीनना पड़ेगा और इस अधिकार को छीनने के लिए हमें चाहे जो संघर्ष करना पड़े। इस तरह से पूंजीपतियों ने एक तरह से विद्रोह कर दिया, पूंजीपतियों के प्रति एक तरह से प्रगतिवादी कवियों ने विद्रोह कर दिया। और अगली बात अगर देखें तो सबसे बड़ी बात थी कि ये प्रगतिवादी काव्य मानवतावादी है। मानवतावादी अर्थात प्रगतिवादी कवियों ने मानवतावादी दृष्टिकोण, आप कह सकते हैं, दृष्टिकोण, प्रगतिवादियों ने, प्रगतिवादी कवियों ने एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाया जिससे संपूर्ण मानवता का कल्याण हो। आप ये कह सकते हैं कि भक्ति काल के बाद ये पहली बार ऐसे दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला गया था कि भक्ति काल में एक तरफ लोक मंगल की भावना से अनुप्राणित होकर के कवियों ने लिखा था और उसके बाद फिर आकर के इस प्रगतिवाद में देखने को मिलता है कि लोग इस तरह का कदम उठाए थे, मानव को ही श्रेष्ठकर मान करके, मनो को ही सर्वश्रेष्ठ मान करके इस तरह का कार्य किया गया। तो यही 4-5 बातें अगर हम लें, वैसे बातें तो बहुत हैं कहने के लिए, रूढ़ियों का विरोध है, विद्रूपताएं हैं, बहुत सी बातें हैं। चलिए एक बिंदु हम और ले लेते हैं, रूढ़ियों का विरोध। यानी इस काल में जो तमाम रूढ़ियां चली आ रही थी समाज की, जिनको मानने के लिए आमजन व्यवस्था, ईश्वर में विश्वास करना, धर्म में विश्वास करना, ये सारी चीजें इस तरह की तमाम थी जिनके प्रति भी लोगों ने विद्रोह किया। रूढ़ियों का विद्रोह। अब माना जा रहा था कि धर्म एक नशा है, अफीम है, धर्म को एक अफीम माना जा रहा था इस युग में, कि धर्म केवल लोगों को बरगलाने के लिए होता है, सर्वहारा वर्ग को डराने के लिए धर्म का सहारा लेकर के लोग उस पर अपना अंकुश
लगाते रहते हैं। तो ये स्थिति थी प्रगतिवादी काव्य की। रूढ़ियों का क्या कहते हैं, विरोध हुआ था, विद्रोह नहीं भाई, रूढ़ियों का विरोध, यानी जो रूढ़ियां चली आ रही थी उनका विरोध किया गया। लिखते कुछ हैं और दिखता कुछ है, लिखता कुछ है, ये स्थिति हो गई है। तो इसके बाद आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लेंगे, हम कुछ प्रगतिवादी कवि और उनकी रचनाएं बताएंगे। तो इतना कर लीजिए आप लोग। अभी हम बता रहे थे कि अब प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं लिख लेते हैं। तो यहां पर देखिए इसकी प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले हम ले रहे हैं एक ऐसे छायावादी कवि का नाम जो छायावाद से प्रगतिवाद में आ गए। तो वो पहले कवि हम लेते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी का। सुमित्रा नंदन पंत, ये छायावाद में भी रहे, लेकिन युगांत लिख करके इन्होंने छायावाद का अंत कर दिया, ये आप कह सकते हैं। तो इनकी रचना जो है वो युगांत, जिसमें किसका अंत हो गया, छायावाद का अंत हो गया। और फिर युग वाणी से इन्होंने दूसरे नए युग को वाणी देने का प्रयास किया। युग वाणी, गलत लिख जाते हैं, युग वाणी। और एक रचना है इनकी ग्राम्या, जिसमें ग्राम्य जीवन के कितने संश्लिष्ट चित्र इन्होंने इसमें दिखाने का प्रयास किया है। तो ये इनकी जो रचना है युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, ये आती हैं उसके अंतर्गत, क्या कहते हैं, प्रगतिवादी काव्य के अंतर्गत आती हैं। और दूसरे छायावादी जो कवि प्रगतिवाद में आए हैं वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, त्रिपाठी निराला, इनकी भी कई रचनाएं इसमें हमें देखने को मिलती हैं, जहां वो छायावाद में तो लिख ही रहे थे, आप लोगों से पहले बताई गई। और इसके बाद कुछ रचनाएं इनकी हम देखेंगे, जैसे इसकी बढ़िया रचना जो आपको प्रगतिवादी दिखाई देती है वो है बादल राग। बादल राग दूसरी प्रसिद्ध छायावादी रचना आप देखेंगे कुकुरमुत्ता। बादल राग, कुकुरमुत्ता, और ऐसे ही भिक्षुक है, तोड़ती पत्थर है, अनेक कविताएं हैं। भिक्षुक, झुक लिख दिए, भिक्षुक, तोड़ती पत्थर, तोड़ती पत्थर, और इस तरह से इनकी कई रचनाएं हैं। जूही की कली, नीम के पत्ते, यहां पर जगह कम है तो चलिए हम यहां इसके आगे लिख देते हैं जूही की कली। जूही की कली, इसको भी आप ले सकते हैं, ये एक तरह से प्रतिनिधि कविता कही जा सकती है प्रगतिवाद की। तो यहाँ बादल राग से ले करके ये कविताएं आप देख सकते हैं, यहाँ युगांत से लेकर के ग्राम्या तक देख सकते हैं। और अगले कवियों में ये जो कवि आप देख रहे थे ये तो छायावाद से ही चले आ रहे थे,
इसके बाद के कुछ कवियों का अगर हम नाम लें तो वो है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। देख रहे होंगे कि दो कवि जो छायावाद से आए हैं, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। निराला जी की बादल राग, कुकुरमुत्ता, जूही की कली, भिक्षुक, तोड़ती पत्थर, ये सभी प्रगतिवादी रचनाएं। अगले उसमें देखते हैं तो प्रगतिवाद के जो धुरंधर कवि हमें मिलते हैं वो है रामधारी सिंह दिनकर जी। दिनकर जी की कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, हुंकार, शामदेनी और बहुत सारी रचनाएं हैं जो प्रगतिवाद का निदर्शन करती हैं, प्रगतिवादी रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन जी भी एक सशक्त हस्ताक्षर हैं प्रगतिवाद के। युगधारा, तालाब की मछलियां, प्यासी पथराई आंखें, इसके अलावा और भी अनेक रचनाएं इनकी भी हैं। और अंत में नरेंद्र शर्मा जी को लेते हैं जिनकी रचना है प्रवासी के गीत, प्लास वन, मिट्टी और फूल। ध्यान देना, नरेंद्र शर्मा की ये रचनाएं कभी कभी पूछ भी दी जाती हैं बोर्ड परीक्षाओं में। पूछने के लिए तो कोई भी रचना इसमें से पूछी जा सकती है। पंत जी से शुरू करते हैं। वैसे इसमें लगभग 12-15 कवि बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनके नाम सबके हम कहां तक आपको गिनाएंगे। जितना यहां पर दिया है उतने को आप लोग लिख लें और इसी से आपके इंटरमीडिएट के स्तर तक का काम चल जाता है। धन्यवाद बच्चों, आज के वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।